कहानी मतलब अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे कहता है कि साक्ष्य अधिनियम रूल ऑफ रेलिवेंसी तीन जो सुसंगति के सिद्धांतों पर आधारित है, तीन सिद्धांतों पर आधारित है, तीन ही बोल रहा हूं पर उंगली दो दिखा रहा हूं, तीन सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन से तीन सिद्धांत हैं? पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना कि ये तीन सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत यहां पे देखो, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड फैक्ट इन इश्यू। हिंदी में देखो तो साक्ष्य को विवादित तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। अब विवादित तथ्य, अभी विवादित तथ्य को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा जब डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ेंगे। सरल शब्दों में समझो कि एनी फैक्ट विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन द पार्टीज, कोई भी तथ्य जो पक्षकारों के बीच में विवादित हो, वही विवादित तथ्य कहता है। मान लो कि कोई भी चीज हो, जैसे मान लो कि ये माउस है, इस माउस को कहता हूं ये मेरा है और लक्ष्मी कह रही मेरा है। अब मान लो मैंने कोर्ट में पहले गया, कोर्ट में कि सर ये माउस मेरा मालिकाना हक है, मैं एज ए प्लेंटिव गया, तो क्या माउस मिश्रा सर का है? ये क्या है? ये है फैक्ट इन इश्यू, यानी वह विवादित तथ्य क्या होता है? कोई भी तथ्य जो पक्षकारों के बीच में विवादित है। अब मैं कह रहा हूं कि ये मिश्रा सर, ये क्या माउस मतलब वादी मिश्रा सर का है, ये हो गया फैक्ट इन इश्यू। अब यहां पे कोर्ट बोलेगा हाँ मिश्रा जी सबूत क्या है, माउस आपका है। सर ये रहा बिल, सर ये मैंने फलानी दुकान से खरीदा था और क्लास में सर मैं यूज करता हूँ, क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए। तो ये रहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बच्चों का एविडेंस, आपका जो है तो ओरल एविडेंस, और इनके पास कोई सबूत नहीं है साहब। तो ये प्रश्न है, और इसी क्या माउस मिश्रा सर का है? बस यही। अब इसके बाद कुछ दूसरा नहीं कि माउस की कंपनी का है, कि ये माउस चलता है कि नहीं चलता है, बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं भाई, कि मिश्रा सर को माउस चलाने आता है कि नहीं आता है, मिश्रा सर को लैपटॉप चलाने आता है कि नहीं आता है, क्या करोगे ये जान के? प्रश्न क्या है कि माउस मिश्रा सर का है कि नहीं, बात खत्म। वो सबूत दो जिससे पता चले कि है कि नहीं है। अब इसके बाद मिश्रा सर को कंप्यूटर आता है, माउस चलाते आता है कि नहीं आता, ये माउस किस कंपनी का है, ये कंपनी अच्छा माउस बनाती है खराब माउस बनाती है, इन सब प्रश्नों का क्या करेंगे? इन सब तथ्यों को क्या करेंगे? किसी काम के नहीं है। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के हर विवाद में, जैसे वही सबसे मेन कि क्या सोनम ने राजा का मर्डर किया, अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, तो क्यों किया, कब किया, कैसे किया? समझ में आ गया? तो विवादित तथ्य मतलब मेन प्रश्न पहले निकाले जाते हैं और फिर उससे संबंधित चीजों को इकट्ठा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साक्ष्य जो है तो हमेशा विवादित तथ्य होना चाहिए, विवादित तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट अच्छे से? बाकी जब मैं विवादित तथ्य सुसंगत तथ्य को बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को भी तनिक भी कोई डाउट होगा ऑनलाइन, इधर गूगल में इधर पूछ लेना भैया, जो डाउट हो तो पूछना, ऐसा शर्माना घबराना मत। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा कहता है कि सर्वोत्तम साक्ष्य, बेस्ट एविडेंस, हर मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश करना चाहिए। अब देखो पढ़ेंगे आगे, कल भी डिस्कशन हुआ कि आपका एविडेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मौखिक, जिसको आप बोलते ओरल, और दूसरा होता है लिखित। मौखिक सर्वोत्तम साक्ष्य, तो मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष। कहां लिखा है? 55 में। ठीक है, तो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहां लिखा है? 55 में। तो प्रत्यक्ष मतलब जैसे मान लो कि मैं कोर्ट में, मतलब जैसे मान लो कि एक मर्डर हो गया है ना, मान लो कि कोई भी, जैसे वही मैं सिंपल सा क्लास में एग्जांपल देता हूं कि मोहन का मर्डर हो गया और सुरेश के ऊपर इल्जाम लगा, क्या सुरेश ने मोहन का मर्डर किया? तो एक आई विटनेस कहता है कि हाँ मैंने सुरेश को मोहन को मारते हुए देखा है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन मान लो कि एक आग कहता है कि मैंने सुना है साहब कि सुरेश ने मोहन को मारा, तेरे को क्या सुना? बोले मुझे जो है तो रामू बता रहा था कि सुरेश ने मारा। तो रामू बता रहा था, तो रामू को बोला, जो जिसने, रामू कैसे पता? बोले रामू को श्यामू बता रहा था, और श्यामू को, बोले श्यामू को जो है तो मतलब कोई भी रामदीन बता रहा था, रामदीन को श्यामदीन बता रहा था। मतलब कोई भी तुम ऐसे बताओ तो ऐसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट
जिसने देखा हो, जिसने सुना हो, जिसने महसूस किया हो, वो जाके कोर्ट में कहे कि साहब हाँ मैंने देखा है साहब, मैंने सुना है साहब, मैंने महसूस किया है साहब। ठीक है, तो वो मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। लिखित साक्ष्य सर्वोत्तम होता है, दो धाराएं हैं, एक सेक्शन आपका 59 है, सही बोल रहा हूं ना, 59 ही है, और दूसरी सेक्शन है, हाँ 59, दूसरी है 94, ठीक है ना, 94। तो दो धाराएं हैं जो लिखित, तो 59 पढ़ेंगे लिखित साक्ष्य में, जैसे आगे पढ़ेंगे तो दस्तावेजी साक्ष्य होता है ना, एक होता है आपका ओरिजिनल और एक होता है, मतलब एक होता है आपका प्राइमरी, इसमें सब प्राइमरी और सेकेंडरी। अरे भैया ओरिजिनल जो मूल होता है ना, जैसे फोटोकॉपी, तुम्हारी ओरिजिनल मार्कशीट मिली कॉलेज से, तो वो क्या हुआ, प्राइमरी एविडेंस, उसकी तुमने फोटोकॉपी करवाई, वो सेकेंडरी। तो स्वाभाविक बात है कि ओरिजिनल ही आपको पेश करना पड़ेगा दस्तावेजी साक्ष्य। इसके अलावा 94 पढ़ेंगे आगे, तीन प्रकार के ट्रांजेक्शन बेसिकली बोलता है, जैसे कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया, बयान किया, मतलब संपत्ति का बयान किया, संपत्ति को बेची, तो वो केवल लिखित साक्ष्य के माध्यम से ही हो सकता है। आपने संविदा की, तो संविदा की शर्तें केवल लिखित होंगी, मौखिक नहीं होगी। या आपने वहां पे किसी को ग्रांट दिया, दान दिया, तो वो भी कैसा होगा, लिखित ही होगा। आप चूंकि टीपीयूपी आपका एडीपीओ का सिलेबस का पार्ट नहीं है, टीपीओ वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर वही कि दान कहीं भी पढ़ोगे तुम, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ो चाहे टीपीएम पढ़ो, हर जगह कहता है कि लिखित और रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जर्नली जो है तो तीन प्रकार के जो संव्यवहार होते हैं, देखा जाए तो 94 सिविल में ज्यादा काम करती है, क्योंकि सिविल मामलों में चूंकि एविडेंस एक्ट आपका सिविल क्रिमिनल दोनों में काम करता है, और 94 को तो भैया, और सिविल मामलों में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है ना, वो बिल्कुल बैकबोन ऑफ सिविल केसेस मानी जाती है। सिविल मामलों में जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है वो बैकबोन माना जाता है। भाई आप जाकर कहते हो कि संपत्ति मेरी है, तो न्यायालय ये नहीं पूछेगा कि आप 10 मतलब 100 गांव वालों खड़ा कर दे जो कह दे कि हाँ भैया ये मिश्रा सर यही से घर में रहते इसलिए संपत्ति इसकी, ना ना ना, सामने वाला एक रजिस्ट्री ले आएगा, साहब ये देखो रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, तो वो वाली कहानी हो जाएगी, एक लोहार की और 100 सोनार की वाली। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सभी मौखिक साक्ष्य पर भारी होगा। क्लियर कहानी, तो इसलिए चूंकि 94 पढ़ेंगे आगे, सिविल में ज्यादा काम करती है, क्रिमिनल में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं करती है, थोड़ा कुछ जगह काम करती है, फिर आगे वो डिस्कशन सब होगा, हर बात डिस्कशन होगी, सब्र के साथ सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा।